नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी क्लास में। जैसा कि हमें पता है, हम लोग मेमोरी पढ़ रहे थे और उसकी हम लोग एक क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इसकी दूसरी क्लास लेकर के आए हैं और अब इसके आगे हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। देखिए, हम लोग अभी पढ़ चुके थे कि मेमोरी क्या होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं और किस मेमोरी का क्या काम होता है, यह हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था कि मेमोरी हमारी मेनली तीन टाइप की होती है। एक होती है हमारी प्राइमरी मेमोरी, दूसरी होती है सेकेंडरी और तीसरी हमारी होती है कैशे मेमोरी। इन तीनों के बारे में हम बात कर चुके थे। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये चार्ट हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारी मेमोरी होती है उसमें किसकी स्पीड ज़्यादा होती है और किस मेमोरी की स्पीड स्लो होती है और किस मेमोरी की स्टोरेज ज़्यादा होती है और किस मेमोरी की स्टोरेज कम होती है। तो यहाँ पे हमारे सामने एक चार्ट बना हुआ है। जो सबसे ज़्यादा स्पीड होती है वो रजिस्टर मेमोरी की होती है। रजिस्टर मेमोरी सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है और सबसे कम स्टोरेज रजिस्टर मेमोरी की होती है। इसके बाद आता है हमारा कैश मेमोरी। कैश मेमोरी स्लो होती है रजिस्टर मेमोरी के कंपैरिजन में और इसकी जो स्टोरेज क्षमता होती है वो ज़्यादा होती है रजिस्टर मेमोरी से। इसके बाद आती है हमारी प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी स्लो होती है कैश मेमोरी से, लेकिन इसकी स्टोरेज क्षमता कैश मेमोरी से ज़्यादा होती है। इसके बाद आती है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी सबसे स्लो मेमोरी होती है इन तीनों से, लेकिन इसकी स्टोरेज क्षमता उससे भी ज़्यादा होती है। और सबसे लास्ट में आता है क्लाउड, इंटरनेट, जहां पर अपने डेटा को स्टोर करते हैं। इसकी स्टोरेज क्षमता बहुत ही ज़्यादा होती है, लेकिन इसकी स्पीड क्या होती है, सबसे ज़्यादा स्लो होती है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात कर रहे थे रैम के बारे में। रैम क्या होती है? रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये प्राइमरी मेमोरी का एक पार्ट होता है। जो प्राइमरी मेमोरी होती है इन्हें हम लोग सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कहते हैं। आगे पढ़ लेते हैं। देखिए, जो रैम हमारी होती है ये दो टाइप की होती है। एक होती है हमारी एस रैम और दूसरी होती है डी रैम। इन दोनों के बारे में हम लोगों ने पिछली क्लास में बात की थी, लेकिन एक बार इनके बारे में हम लोग और बात कर लेते हैं। जैसे देखिए, एस रैम में जो हमारा डेटा होता है वो स्टेबल रहता है और उसको बदला नहीं जा सकता है। ठीक है, और इसे रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती है। रिफ्रेश करने की जरूरत क्यों नहीं पड़ती है? क्योंकि इसमें डेटा का जो फ्लो होता है वो लगातार बना रहता है। इसमें जो हमारा सॉरी इसमें क्या होती है, जो बिजली होती है वो लगातार बनी रहती है, वो कट नहीं होती है। पावर इसमें कट नहीं होता है, इसलिए इस मेमोरी को रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो हमारी डी रैम होती है ये डायनेमिक होती है और इसे बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें पावर कट होता रहता है। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रैम और रोम दोनों ही सेमी कंडक्टर मेमोरी होती हैं। भाई, जो हमारी रैम और रोम है दोनों प्राइमरी मेमोरी के पार्ट हैं और जो प्राइमरी मेमोरी होती है हमारी सेमी कंडक्टर मेमोरी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, एस रैम के बारे में बात कर लेते हैं। जो हमारी एस रैम मेमोरी है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एस रैम मेमोरी जो हमारी होती है ये मेमोरी बनी होती है और इसमें टोटल 6 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। ठीक है, और इसमें ये फ्लिप फ्लॉप से बनी होती है। इसमें टोटल 6 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, है ना, और कार्य करने के लिए कम बिजली की आवश्यकता होती है। डी रैम से अधिक महंगी होती है और फास्ट होती है। कैश मेमोरी में इस्तेमाल किया जाता है। एस रैम जो होता है ये कैश मेमोरी में इस्तेमाल की जाती है, इसीलिए इसकी स्पीड ज्यादा होती है डी रैम की अपेक्षा। ठीक है, चिप में कम डेटा स्टोर कर पाता है, स्टोरेज कैपेसिटी कम होती है डी रैम से। स्टोरेज कैपेसिटी कम क्यों होती है? क्योंकि इसमें ऑलरेडी 6 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। ठीक है, और एक कैपेसिटर भी लगा हुआ है, इसलिए ये पहले से इतना ज्यादा भरा हुआ है, तो इसकी स्टोरेज क्षमता क्या होगी? कम होगी, क्योंकि पहले ही इसमें इतनी सारी चीजें भरी हुई हैं। तो इसमें स्टोरेज के लिए जगह क्या होती है? कम होती है, इसलिए इसकी स्टोरेज कैपेसिटी क्या होगी? कम होगी। ठीक है, डेटा के प्रत्येक बिट को फ्लिप फ्लॉप सर्किट में संग्रहित करता है। ठीक है, यानी जो डेटा को होता है वो 0 और 1 के फॉर्मेट में सेव करता है डेटा को। ठीक है, और हमारी जो एस रैम होती है वो कुछ इस टाइप की होती है देखने पे। ठीक है, इस टाइप की मेमोरी होती है जिसको आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, और इसमें एक चीज और लिखी हुई है कि निरंतर बिजली का प्रवाह रहता है, इसीलिए इसे रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं डी रैम की।
देखिए डी रैम क्या होती है, इसका हार्डवेयर छोटा होता है। ठीक, इसका क्या होता है, हार्डवेयर छोटा होता है। हार्डवेयर छोटा क्यों होता है, क्योंकि इसमें केवल एक कैपेसिटर और एक ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसलिए इसका हार्डवेयर क्या हो गया, छोटा हो गया। हार्डवेयर छोटा है तो इसकी स्टोरेज क्षमता क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि इसमें भाई केवल एक कैपेसिटर है, एक ट्रांजिस्टर है, तो स्टोरेज करने के लिए जो जगह होगी वो ज्यादा होगी, तो ये ज्यादा डेटा को स्टोर कर पाएगा। ठीक है, लेकिन इसकी जो स्पीड होती है वो एस रैम से कम होती है। ठीक है, बिजली की खपत ज्यादा करता है, एस रैम से स्लोअर होता है और खर्चीला होता है, सॉरी कम खर्चीला होती है। इसके बाद स्टोरेज कैपेसिटी एस रैम से ज्यादा होती है, डेटा कैपेसिटर में स्टोर होता है। ठीक है, कैपेसिटर धीरे धीरे ऊर्जा छोड़ते हैं, इसलिए हीट भी ज्यादा करती है। बिजली बंद होते ही डेटा लॉस हो जाता है, इसीलिए बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। मेन मेमोरी यानी कि जो हमारी रैम होती है, रैम में इस मेमोरी का यूज होता है। जो एस रैम होती है हमारी, जो हमारी एस रैम होती है वो यूज होती है कैशे में, और जो हमारी डी रैम होती है, जो हमारी डी रैम होती है ये यूज होती है रैम में। ठीक है, इसीलिए एस रैम हमारी क्या होगी, फास्ट होती है, और डी रैम क्या होती है, स्लो होती है, क्योंकि हमें पहले से ही पता है कि जो कैशे मेमोरी है वो फास्ट होती है किसके मुकाबले, रैम के मुकाबले। आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं रोम की। रोम हमारी क्या है, रोम हमारी एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो हमारी रोम होती है वो किस टाइप की मेमोरी है, ये एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, और ये एक परमानेंट मेमोरी होती है जो डेटा को स्टोर कर सकती है, जिसमें डेटा क्या होता है, परमानेंटली स्टोर होता है। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज और लिखी है, इसमें उपयोगकर्ता एडिटिंग नहीं कर सकते हैं, केवल डेवलपर्स प्रोग्रामर्स बदलाव कर सकते हैं। अब देखिए आप लोग कहेंगे कि जो हमारी रोम होती है ये तो क्या होती है, परमानेंट मेमोरी होती है, इसके डेटा को चेंज नहीं किया जा सकता है, लेकिन डेटा को चेंज किया जा सकता है। देखिए जो हमारा रोम है वो टोटल कितने टाइप की होती है, 4 टाइप की होती है। हालांकि आपने अपने कोर्स में 3 ही पढ़े होंगे, एक पढ़ा होगा पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम, लेकिन एम रोम ये पहले यूज होता था, अब यूज नहीं होता है, लेकिन इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक, तो जो रोम होती है मेनली 3 टाइप की होती है, एक होती है पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम। पी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। डबल ईपी रोम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और एम रोम का फुल फॉर्म होता है मास्क रोम। अब एक एक करके इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पी रोम की बात करते हैं। ठीक है, जो पी रोम होती है हम लोग बात करने वाले हैं पी रोम की। फुल फॉर्म इसका हम लोग पढ़ चुके हैं, फुल फॉर्म क्या होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। देखिए जो पी रोम होता है, पी रोम इसके डेटा को, इसके डाटा को चेंज या डिलीट नहीं किया जा सकता। यानी एक बार जब पी रोम को प्रोग्राम कर दिया जाता है उसके बाद इसकी डेटा को हम लोग एडिट या चेंज नहीं कर सकते हैं। इसमें एक बार जो डेटा स्टोर हो जाएगा वो स्टोर हो जाएगा, उसको हम चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जैसे कि यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि प्रोग्रामर्स द्वारा प्रोग्राम किया जाता है, सिर्फ एक बार प्रोग्राम की जाती है, खाली मिलने के बाद फाइल अपलोड की जाती है। यानी जब ये खाली होती है तब इसमें फाइल्स को अपलोड कर दिया जाता है। एक बार प्रोग्राम होने के बाद डेटा और निर्देशों को बदला या डिलीट नहीं किया जा सकता। ठीक है बच्चों, अब देखिए एम रोम क्या होता है, पुराने टाइम पर इस्तेमाल की जाती थी, उत्पादन के समय ही मास्क कर दिया जाता था, डेटा को बदलने की अनुमति नहीं होती है, यदि संभव भी हो तो प्रक्रिया बहुत कठिन और धीमी होती है। यानी एम रोम में जो डेटा होता है उसको एक बार प्रोग्राम कर दिया तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अगर चेंज करना भी है तो ये प्रक्रिया बहुत ही जटिल होगी, कठिन होगी और बहुत ही स्लो होगी। हालांकि अब इसका यूज नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं ईपी रोम की। अब देखिए जो हमारी ईपी रोम है
इसका फुल फॉर्म क्या था? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब देखिए इसके फुल फॉर्म से ही पता चल रहा है, इरेजेबल यानी जिसके डेटा को इरेज किया जा सके। लेकिन इरेज कैसे कर सकते हैं? देखिए जो हमारा ईपी रोम होता है, जो हमारा ईपी रोम होता है, इसके डेटा को यूवी किरणों सहायता से मिटाया जा सकता है। ठीक है बच्चों, ईपी रूम में जो डेटा होता है उसे हम लोग यूवी किरणों की मदद से क्या कर सकते हैं? इरेज कर सकते हैं। लेकिन देखिए जैसे मान लीजिए हमारी ईपी रूम है, इसमें क्या है, ऐसे डेटा हमारा सेव है अलग अलग ब्लॉक में। लेकिन जब भी इसमें यूवी किरणें डाली जाएंगी तो जब ये इसके डेटा को इरेज करता है तो ये इसके कंप्लीट डेटा को इरेज करता है। यानी ये क्या करेगा, इसमें जितना डेटा होगा उस पूरे डेटा को एक ही बार में क्या कर देता है? इरेज कर देता है। इसमें थोड़ा भी डेटा नहीं बचेगा, जितना डेटा होगा पूरा का पूरा क्या होगा? डिलीट हो जाएगा, है ना। और किसकी मदद से हम लोग कर रहे हैं? यूवी किरणों की मदद से कर रहे हैं, अल्ट्रावायलेट किरणों की मदद से हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है डेटा को इरेज कर सकते हैं और पुनः प्रोग्राम कर सकते हैं। भाई जाहिर सी बात है, अगर हम किसी डेटा को इरेज कर रहे हैं तो उसको दोबारा प्रोग्राम भी किया जा सकता है। तो इसके डेटा को इरेज किया जा सकता है और इसे रीप्रोग्राम भी किया जा सकता है। इरेज करने के लिए पराबैंगनी प्रकाश यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज का इस्तेमाल किया जाता है। टू रीप्रोग्राम इट इरेज ऑल द प्रीवियस डेटा। ठीक है, सारा का सारा पिछला डेटा जो होगा वो एक ही बार में डिलीट होता है, यानी कि थोड़ा थोड़ा हम डिलीट नहीं कर सकते। जितना डेटा होगा वो सारा का सारा डेटा क्या होगा? एक ही बार में इरेज हो जाएगा, है ना। एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं। एग्जाम्पल क्या है ईपी रोम के? जैसे कि हमारा बायोस, है ना, डिलीट करने के लिए ईपी रोम का इस्तेमाल किया जाता है ना। देखिए ये जैसे हमारी ईपी रोम ऐसी होती है, ईपी रोम हमारी, है ना। पुराना सारा डेटा एक साथ डिलीट हो जाता है, उसके बाद नई फाइल्स को अपलोड किया जा सकता है इसमें। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारा डबल ईपी रोम। इसके बाद आता है हमारा क्या? डबल ईपी रोम आता है। डबल ईपी रोम का फुल फॉर्म क्या था? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। देखिए इसका फुल फॉर्म देखिए क्या है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, यानी इसकी भी डेटा को क्या किया जा सकता है? इरेज किया जा सकता है। लेकिन कैसे? इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से। फुल फॉर्म अगर आपको याद है तो आप इसको पहचान लेंगे, आपको पूरा थ्योरी याद करने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप इस चीज पे ध्यान दीजिए। क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि इसके डेटा को भी इरेज किया जा सकता है। किसकी मदद से? इलेक्ट्रिक के माध्यम से, इलेक्ट्रिक फील्ड के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? इसके डेटा को इरेज कर सकते हैं और उसके बाद रीप्रोग्राम कर सकते हैं। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? वहां पे हम लोग अल्ट्रावायलेट रेज का यूज कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे सबसे मेन बात क्या है कि अगर हमारी मेमोरी में जो डेटा स्टोर है, अगर हमारी मेमोरी में मान लीजिए ऐसे डेटा स्टोर है अलग अलग ब्लॉक में, थोड़ा डेटा यहाँ पर है, थोड़ा डेटा यहाँ पर है, थोड़ा डेटा इस ब्लॉक में है, इस ब्लॉक में या इस ब्लॉक में, तो इसमें जरूरी नहीं है कि हम इसकी पूरी डेटा को एक साथ इरेज करें। हम इलेक्ट्रिक फील्ड के माध्यम से इसके एक भाग को, दो भाग को या कंप्लीट भाग को भी डिलीट कर सकते हैं। यानी ईपी रोम के एक भाग को भी डिलीट किया जा सकता है और उसे रीप्रोग्राम किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन ईपी रोम में ये सुविधा उपलब्ध नहीं थी, उसका डेटा पूरा एक साथ ही इरेज हो रहा था। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? इसके एक छोटे से भाग को भी इरेज करके रीप्रोग्राम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कह रहा डेटा को विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लागू करके मिटाया जा सकता है। इसके लिए पराबैंगनी प्रकाश यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज की जरूरत नहीं होती है। पूरा डेटा एक साथ नहीं उड़ता, ब्लॉक वाइज पोर्शन डिलीट किया जा सकता है, जैसा कि अभी हम लोगों ने समझा, है ना। एग्जांपल इसके क्या है? जैसे कि हमारी फ्लैश मेमोरी में जैसे हमारा पेन ड्राइव और एचडी कार्ड आता है। एचडी कार्ड आप लोगों ने देखा होगा, जो हम मोबाइल पहले यूज करते थे, हालांकि अभी भी कई मोबाइलों में होता है। तो एक मेमोरी छोटी सी लगती थी, ब्लैक कलर की, है ना, इस टाइप की होती थी, हल्का सा आगे से निकला होता था, है ना। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एचडी कार्ड कहते हैं। ठीक है, जो मोबाइल में मेमोरी पड़ती थी पहले ब्लैक कलर की ही होती थी,
उसे हम लोग एसडी कार्ड कहते हैं। ठीक है, बाकी पेन ड्राइव आप लोगों ने देखा ही होगा, 4 GB की होती है, 8 GB की होती है, 16 GB की भी होती है, 32 GB की होती है ना, ये होती है। यहाँ पे इसके चित्र के माध्यम से समझाया गया है, आप लोग देख सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये हमारी फ्लैश ड्राइव है ना, ये हमारी पेन ड्राइव है। एसडी कार्ड देखिए उस टाइप की भी होती है और ये ऐसी भी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चंस को हम लोग जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रैम की विशेषता नहीं है? इनमें से रैम की विशेषता क्या नहीं है? एग्जाम्पल पढ़ लीजिए जल्दी से। कह रहा उपयोगकर्ताओं को कई गीगाबाइट डेटा संग्रहित करने की अनुमति देता है। तो भाई ये तो होगा नहीं, क्योंकि रैम में हम लोग बहुत ज्यादा डेटा स्टोर नहीं कर सकते हैं। फिर क्या कह रहा है, बिजली की आपूर्ति ना होने पर भी डेटा बना रहता है। भाई गलत बात है, क्योंकि क्या है, रैम हमारी वोलाटाइल मेमोरी है, लाइट जाने पे क्या होता है, डेटा हमारा हट जाता है। इसके बाद क्या कह रहा है, इसे सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट द्वारा एक्सेस किया जाता है, इसे पढ़ा मिटाया या संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, तो रैम का डेटा क्या होता है? ठीक है, इसमें भाई रैम को हम क्या कर सकते हैं, एडिट तो कर नहीं सकते हैं। तो इसका ये ऑप्शन भी गलत होगा, इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पे एक एग्जाम क्वेश्चन है, कह रहा है इनमें से कौन मेन मेमोरी में यूज होता है? तो मेन मेमोरी में अभी हम लोगों ने पहले ही पढ़ा कि एस रैम, एस रैम हमारा क्या होता है, मेन मेमोरी, यानी कि रैम में यूज होता है। ठीक है, और पी रोम भाई ये तो रोम का पार्ट है। डी रैम कैशे मेमोरी में यूज होता है। फ्लैश मेमोरी ये हमारे सेकेंडरी मेमोरी में यूज होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है ईपी रोम को आमतौर पर किसके उपयोग से मिटाया जा सकता है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा जो ईपी रोम होता है, इसमें हम लोग किसका यूज करके डेटा को इरेज करते हैं, यूवी किरणों का यूज करके डेटा को इरेज करते हैं। किसका यूज करके करते हैं, यूवी किरणों का यूज करके इरेज कर सकते हैं। तो इसका ये आंसर क्या होगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। अल्ट्रावायलेट रेज का यूज करके इसके डेटा को इरेज किया जा सकता है। फिर हमारे पास क्वेश्चन है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी स्टेटमेंट एस रैम के बारे में करेक्ट है? एस रैम के लिए इनमें से कौन सी कंडीशन क्या है, सही है? कह रहा यह डी रैम की तुलना में तेज एक्सेस प्रदान करता है, यह एस रैम से सस्ती होती है, इसे बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो भाई इसे बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है, इसकी बिट डिटेंसी रैम से ज्यादा होती है, यह रैम से सस्ती होती है, डी रैम की तुलना में तेज एक्सेस प्रदान करता है। ठीक भाई, इसे क्या करना होता है, इसे बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है, ये हम लोग पढ़ा है। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी के बारे में हम लोग कंप्लीट जानकारी ले चुके हैं। अब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं कैशे मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, इन दोनों के बारे में अब हम लोग बात करेंगे। तो कैशे मेमोरी, जैसा कि अभी हम लोग ने पढ़ा है कि कैशे मेमोरी क्या होती है, फास्टेस्ट मेमोरी होती है ना। जो कैश मेमोरी होती है ये फास्टेस्ट मेमोरी होती है। किससे फास्टेस्ट होती है, प्राइमरी मेमोरी की तुलना में। प्राइमरी की तुलना में जो हमारी कैशे मेमोरी होती है वो क्या होती है, फास्ट होती है। अब इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। कैशे मेमोरी कह रहा है कि रैम से छोटी और तेज मेमोरी को कैश मेमोरी कहते हैं। ठीक है, जो कैश मेमोरी होती है रैम से छोटी होती है और उससे फास्ट भी होती है। यह एक अस्थिर यानी कि टेम्परेरी और वॉलेटाइल मेमोरी है जो प्रोसेसर को तेज गति से डेटा एक्सेस करने के लिए सीपीयू के पास स्थित होती है। देखिए पहली बात एक हम बात जान लेते हैं। हम लोगों ने एक चित्र देखा था उस दिन कि ये हमारा मान लीजिए क्या है, सीपीयू है, ये हमारी प्राइमरी मेमोरी हो गई।
और ये हमारी सेकेंडरी मेमोरी हो गई, है ना। मान लेते हैं ये हमारी हार्ड डिस्क है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि प्राइमरी मेमोरी फास्ट होती है क्योंकि सीपीयू क्या करता है, यहां से डेटा को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। लेकिन जब भी हमें हार्ड डिस्क से डेटा को लेना होगा तो वो पहले प्राइमरी मेमोरी में अपलोड होगा, अपलोड होने के बाद तब सीपीयू तक पहुंचता है। इसलिए ये मेमोरी क्या थी, फास्ट थी। लेकिन जो हमारी कैश मेमोरी होती है, हमारी जो कैश मेमोरी होती है वो यहाँ सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी इन दोनों के बीच में स्थित होती है। यहाँ कहीं पर हमारी कैश मेमोरी होती है। अब देखिए सीपीयू के पास कौन सी मेमोरी हो गई, कैश मेमोरी। तो वो क्या कर पाएगा, यहां से डेटा को डायरेक्टली एक्सेस कर पाएगा। तो अब फास्ट कौन हो गई, हमारी कैश मेमोरी। देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वेश्चन क्या पूछेगा कि कैश मेमोरी कंप्यूटर में या फिर मदरबोर्ड में कहां पर स्थित होती है। तो कैश मेमोरी हमारी सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी या फिर हम कह सकते हैं मेन मेमोरी। एग्जाम में आपके लिख के आ सकता है मेन मेमोरी। जो प्राइमरी मेमोरी है इसे हम लोग क्या कहते हैं, मेन मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहा जाता है, सेमी कंडक्टर मेमोरी भी कहा जाता है। तो कैशे कहां पर स्थित होती है, सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में स्थित होती है। आगे देखते हैं, फिर कह रहा है इसमें अक्सर उपयोग होने वाले कंप्यूटर प्रोग्राम, एप्लीकेशन और डेटा संग्रहित होते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें कौन सा डेटा स्टोर रहता है जिसे अधिकतर हमेशा यूज किया जाता है ना। जैसे हम लोग मान लीजिए किसी कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, किसी एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, उसे हमने मिनिमाइज कर दिया, तो वो कहां पर होता है, कैशे में होता है। हम और कोई काम कर रहे हैं वो होता रहेगा लेकिन वो मिनिमाइज में पड़ा हुआ है। हम जैसे उसको वहां से ओपन करें वो डायरेक्टली ओपन हो जाएगा क्योंकि वो कहां पर सेव है, कैशे में सेव है। ठीक है, कह रहा है आमतौर पर कैश मेमोरी सीपीयू और रैंडम एक्सेस मेमोरी दोनों के बीच में होता है। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि जो हमारा कैश मेमोरी था वो कहां था, सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी यानी कि रैम की कहां है, बीच में स्थित है। ठीक है, वही चीज यहां पर लिखी हुई है कि कैश मेमोरी सीपीयू और रैम इन दोनों के बीच में होती है। तो यहां पे एग्जांपल भी लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब यहाँ पे एक क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है, ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कैशे मेमोरी वर्क्स बिटवीन, सॉरी गलत थोड़ा सा लिख गया है। कह रहा है कैशे मेमोरी किसके बीच में काम करती है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो हमारा कैशे मेमोरी होती है ये सीपीयू और रैम के बीच में काम करती है। तो इसका ये आंसर क्या होगा, सही हो जाएगा। इसका ये आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, फिर हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। कह रहा है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, यानी कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट क्या है, गलत है। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है, पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट कौन कौन सी हमारे पास है। कह रहा है कैश मेमोरी उन प्रोग्राम्स को रखती है, यहाँ पे प्रोग्राम्स लिखा हुआ है, उन प्रोग्राम्स को रखती है जिन्हें कम समय में चलाया जा सकता है। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन क्या है, सही है। फिर क्या कह रहा है, कैश मेमोरी डेटा को स्थायी उपयोग में संग्रहित करती है। तो भाई ये गलत है ना। देखिए ये इनकरेक्ट पहले ही मिल चुका हमें। क्या कह रहा है कि स्थायी रूप से, जबकि हमें पता है कैश मेमोरी क्या होती है, टेम्परेरी होती है, वो डेटा को परमानेंटली स्टोर नहीं करती है। सी कह रहा है कैश मेमोरी मुख्य मेमोरी से तेज होती है, ये स्टेटमेंट भी सही है इसका। कैश मेमोरी का साइज रैम से छोटा होता है, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका इनकरेक्ट जो ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो कौन सा इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है बी ऑप्शन इसका इनकरेक्ट है। ठीक, बी ऑप्शन क्या है इसका, इनकरेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अब यहां पे देखिए एक टर्म दिया हुआ है कैश हिट और कैश मिस। ये क्या होता है, देखिए कैश हिट क्या होता है, जब सीपीयू को कैश में आवश्यक डेटा मिल जाता है तो वो कैश हिट कहलाता है। मान लीजिए अगर सीपीयू को किसी डेटा की आवश्यकता है तो वो सबसे पहले उस डेटा को कहां पे ढूंढेगा, उस डेटा को वो ढूंढेगा कैशे में। अगर वो डेटा कैशे में उपलब्ध है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कैशे हिट कहते हैं। ठीक है, लेकिन जब डेटा कैश में नहीं होता है तो यह कैश मिस होता है। अगर कोई डेटा सीपीयू खोज रहा है और वो डेटा कैशे में नहीं मिलता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कैशे मिस कहते हैं। फिर देखिए फाइल फाउंड इन कैश
सॉरी ये इसी का इंग्लिश में लिखा हुआ है, कह रहा है इसके परिणाम स्वरूप डेटा तेजी से प्राप्त होता है और सीपीयू को परफॉर्मेंस बढ़ती है। अगर डेटा डायरेक्टली कैश में मिल जा रहा है, जैसा भी हम लोगों ने ये चित्र देखा था यहाँ पर, ये मान लीजिए अगर सीपीयू को किसी डेटा की आवश्यकता है, उसने कैश में उस चीज को ढूंढा, अगर मिल गया, भाई जाहिर सी बात है अगर हम कोई काम कर रहे हैं, हमें कोई चीज ढूंढ रहे हैं और वो चीज मेरे सामने ही रखी हुई है, तो हम उसको डायरेक्ट लेकर क्या करने लगेंगे, काम को करने लगेंगे, हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। लेकिन अगर कोई सामान नहीं मिल रही है, मान लीजिए हमारे सामने नहीं रखी हुई है, तो उसे हमें दूसरे कमरे में जाके ढूंढना पड़ेगा या हम उसको कहीं और ढूंढेंगे, तो ढूंढने में क्या होगा, हमारा समय बेकार होगा, है ना, समय क्या होगा, हमारा बेकार होगा। लेकिन वही है, अगर वो चीज हमें डायरेक्टली मिल जा रही है तो समय हमारा क्या होता है, बच जाता है। तो वही चीज यहाँ पे क्या कह रहा है कि वो सीपीयू की परफॉर्मेंस को बढ़ा देती है अगर डेटा डायरेक्टली हमें क्या मिलता है, कैश में मिल जाता है। तो फिर कह रहा है सीपीयू को धीमा मुख्य मेमोरी से डेटा प्राप्त करना पड़ता है। सॉरी यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, कह रहा है कि अगर सीपीयू को डेटा कैशे में नहीं मिलता है तो उस डेटा को कैश रैम में ढूंढता है, जिसकी वजह से इसकी स्पीड क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। ठीक है, तो कैसे मिस और कैसे हिट समझ में आ गया। अगर डेटा डायरेक्टली कैशे मेमोरी में मिल जाता है तो इसे कैशे हिट कहते हैं, और डेटा अगर कैशे में नहीं मिल रहा है तो इसे कैशे मिस कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया हुआ है कि अगर हमें क्या करना है, कैशे मेमोरी की परफॉर्मेंस निकालनी है या फिर नापना है, तो उसको कैसे निकालते हैं, तो हिट रेशियो निकाला जाता है। जो हमारा हिट रेशियो होता है उसको हम डिवाइड कर देते हैं हिट रेशियो और मिस रेशियो से। ठीक है, इस तरीके से हमारा निकल के जाता है, और एक मिस रेशियो बराबर 1 माइनस हिट रेशियो होता है। ठीक, ये फॉर्मूला होता है, याद करिए। वैसे एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, लेकिन आप इसको याद रख सकते हैं, बाई चांस अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो इस तरीके से निकाला जाता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कैशे मेमोरी की प्रदर्शन यानी परफॉर्मेंस को अक्सर निम्नलिखित मानदंडों में के आधार पर नापा जाता है। ऑप्शन है हिट रेशियो, मिस रेशियो, इंस्ट्रक्शन कैशे और रैंडम एक्सेस। तो हमने अभी पढ़ा कि भाई जो परफॉर्मेंस होती है कैशे की, उसको हिट रेशियो में निकाला जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है L1 कैशे। देखिए जो हमारा कैशे है, कैशे मेमोरी, इसको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, जो कैशे होती है इसको 3 भागों में बांटा गया है। कैशे मेमोरी को 3 भागों में बांटा गया है। एक होती है L1 कैश, दूसरी होती है L2 कैश और तीसरी होती है L3 कैश। इनके बारे में ही अब हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले L1 कैश की बात आई है, तो पढ़ लेते हैं। कह रहा है L1 और लेवल 1 कैसे। ठीक है, यह प्रोसेसर के भीतर यानी कि जो सीपीयू हमारा होता है, सीपीयू चिप जो हमारी होती है ना, इसी के अंदर ये क्या होता है, L1 मौजूद होता है, और ये सबसे पहला स्तर होता है कैशे मेमोरी का। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि जो कैशे की पहला स्तर या प्राइमरी मेमोरी यानी कि कैशे की प्राइमरी मेमोरी कौन सी है, तो वो हमारा क्या होगा, L1 कैशे होगा। इस मेमोरी का आकार क्या होता है, ये 2 KB से लेके 64 KB तक हो सकता है। L1 कैशे 100 गुना तेज होता है। ठीक है, सबसे भाई 100 गुना तेज है। बाकी जैसे हमारी जो प्राइमरी मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी की तुलना में ये कितना तेज है, 100 गुना तेज होता है। ठीक है, फिर L1 कैश में सामान्यतः 2 भाग होते हैं। L1 कैश के कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। पहला होता है इंस्ट्रक्शन कैश और दूसरा होता है डेटा कैश। इंस्ट्रक्शन कैश क्या होता है, सीपीयू संचालन संबंधित जानकारी संग्रहित करता है, यानी सीपीयू की जितनी भी संचालित वाली जानकारी होती है वो सब कहाँ स्टोर होती है, इंस्ट्रक्शन कैश में सेव होती है। और डेटा कैश में क्या होता है, संचालन डेटा संग्रहित होता है, जिसको चलाना होता है। वो डेटा कहाँ स्टोर होता है, डाटा कैश में स्टोर होता है। फिर L2 की बात कर लेते हैं। ठीक है, कह रहा है यह कैश मेमोरी का दूसरा स्तर होता है। यह सीपीयू के अंदर भी हो सकता है या बाहर कहीं भी मौजूद हो सकता है। यानी जो हमारा L2 कैश है, ये सीपीयू के अंदर या बाहर मदरबोर्ड पर कहीं भी हो सकता है।
इस मेमोरी का आकार 256 केबी से 512 केबी तक का होता है। L2 कैश रैम से 25 गुना तेज होता है। जो हमारा L1 था वो रैम से 100 गुना तेज था, और जो L2 है वो रैम से 25 गुना तेज होता है। गति के मामले में L2 कैश L1 कैश से धीमा होगा, लेकिन सिस्टम रैम से क्या होगा, तेज होगा। जो L2 है वो L1 के मुकाबले स्लो होगा, लेकिन रैम से क्या होता है, 25 गुना ज्यादा फास्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब L3 की बात कर लेते हैं। L3 जैसे देखिए मदरबोर्ड पे यहाँ पे लगा हुआ है ना, मदरबोर्ड पे लगा हुआ है, ये सीपीयू के अंदर नहीं होता है। क्या कह रहा है, L3 मेमोरी कैशे मूल रूप से मदरबोर्ड पर होता है। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जो L3 होता है वो मदरबोर्ड पे होता है। L1 सीपीयू के अंदर होता है, L2 सीपीयू के अंदर या बाहर कहीं भी हो सकता है, और L3 कहाँ होता है, मदरबोर्ड पे होता है। यह सीपीयू के बाहर मौजूद होता है। इस मेमोरी का आकार 1 MB से 8 MB के बीच में होता है। सबसे बड़ी और सबसे धीमी कैशे इकाई L3 है ना। L3 जो होती है वो L2 और L1 के मुकाबले धीमी होती है, और इसकी कैपेसिटी क्या होती है, उन दोनों से ज्यादा होती है। जब अधिकांश सीपीयू सिग्नल कोर होते थे तब हम इसका इस्तेमाल करते थे, यानी L3 का यूज अब नहीं होता है ना, पहले इसका यूज होता था। आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सी वैलिड कैटेगरी नहीं है। तो भाई अभी हम लोगों ने पढ़ा जो कैशे मेमोरी होती है L1 भी होती है, L2 भी होती है, L3 भी होती है, L4 नहीं होती है। तो इसका ये ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या, अब यहां पर हम लोग बात करेंगे। देखिए एक टर्म यहाँ पे और दिया है, डेटा एक्सेसिंग मेथड, यानी डेटा को एक्सेस करने के मेथड दो तरीके होते हैं। यदि हम जब भी अपने मेमोरी से डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, उसके कितने तरीके होते हैं, उसके दो तरीके होते हैं। पहला क्या है, सिक्वेंशियल एक्सेस, और दूसरा होता है रैंडम एक्सेस। अब ये क्या कह रहा है, सिक्वेंशियल एक्सेस का क्या मतलब होता है, जब डेटा को 1 बाय 1 यानी स्टेप बाय स्टेप ही चलाएंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा, सिक्वेंशियल एक्सेस कहलाएगा। लार्ज अमाउंट का डेटा स्टोर करने में इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल क्या है इसके, मैग्नेटिक टैप है ना। इसमें डेटा क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप चलता था, यानी उसमें जो डेटा पहले है वो पहले एक्सेस होगा, फिर दूसरे नंबर का डेटा एक्सेस होगा, फिर जो तीसरे नंबर पे होगा फिर वो डेटा एक्सेस होगा, यानी एक सीक्वेंस में चलेगा डेटा। इसके बाद आता है रैंडम एक्सेस, कह रहा कभी भी कोई भी फाइल खुल सकती है, यानी इसमें मान लीजिए हमारे पास एक मेमोरी है, उसमें काफी ज्यादा डेटा हमारा क्या स्टोर है, काफी ज्यादा डेटा क्या है स्टोर है। मान लीजिए पहले नंबर पे है, ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे, ये चौथे नंबर पे, ये पांचवें नंबर पे। तो ऐसा नहीं है कि पहले जो एक नंबर पे वो डेटा चलेगा, उसके बाद दूसरे नंबर। दोस्तों थोड़ा सा लैग हो गया सिस्टम, उसकी वजह से रुकना पड़ा। आगे देखते हैं। देखिए हम बता रहे थे कि रैंडम एक्सेस क्या होता है, कि अगर मान लीजिए आपके पास मेमोरी है और उसमें क्या है, अलग अलग ब्लॉक में डेटा स्टोर है, पहले ब्लॉक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो रैंडम एक्सेस में क्या होता है, ऐसा नहीं कि डेटा पहले 1 वाला ही आएगा, फिर 2 वाला आएगा, फिर 3, फिर 4, ऐसा नहीं है। जो रैंडम एक्सेस होता है इसमें हमारा डेटा कहीं से भी एक्सेस हो सकता है। मान लीजिए ये वाला पहले एक्सेस हो गया, या फिर पांचवा वाला पहले एक्सेस हो गया, तो इसमें कोई भी डेटा हमारा एक्सेस हो सकता है। ऐसा नहीं है कि पहले 1 बाय 1 हो। 1 बाय 1 किसमें होता है, सिक्वेंशियल एक्सेस में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इसका एग्जांपल क्या है, इसका है हमारा टेप रिकॉर्डर। जो पहले आपने देखा पुराने वाले होते थे टेप रिकॉर्डर, उनमें हमारा सिक्वेंशियल डेटा शुरू होता था। लेकिन अभी जो हमारी यूज हो रहे हैं, जैसे फ्लैश ड्राइव हो गई है ना, या फिर हार्ड डिस्क हो गई, इनमें जो हमारा डेटा स्टोर होता है वो रैंडम एक्सेस में होता है। ठीक है, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग क्लास इतनी ही रखते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेकेंडरी मेमोरी, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोग पहले इसका देख लीजिए, और जैसा रिव्यू हो आप जरूर दीजिए। आपके रिव्यू से ही हमें पता चलता है कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।